भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रम कानून की जगह पर श्रम संहिता लागू की गई है। भारत सरकार ने श्रमिकों के हित में यह विशेष व्यवस्था, विशेष पहल की है और इसलिए सभी दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर श्रम कानून को पहली बार श्रम संहिता का नाम दिया गया है और उसके लिए श्रमिक के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। और इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान आमंत्रित हैं। आप हैं निर्मल चंद्र कर जी, उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर श्रम कानून की जगह श्रम संहिता बदलाव करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि मैंने अभी आरंभिक चर्चा में बताया था कि आखिर श्रम कानून की जगह श्रम संहिता लागू करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लेते हुए जी ये 4 श्रम संहिता लागू करने का गैजेट नोटिफिकेशन इशू किए हैं। जी अभी उसके जो रूल्स फॉर्मुलेशन वो चल रहे हैं, रूल्स अभी पब्लिश हो जाएंगे और कुछ दिनों में ये पूरी तरह से अमल में आ जाएगी। जी। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल। क्योंकि इसका कुछ कारण है। जो इनका मेन कारण है वो ये है कि ये जो हमारा श्रम कानून थे, श्रम एक ऐसा सब्जेक्ट है वो संविधान में कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। तो उसमें बहुत सारे कानून केंद्र सरकार के अधीन है, बहुत सारे स्टेट्स के अधीन है, और उसमें से ऐसे कुछ कानून हैं जो कि ब्रिटिश पीरियड के हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट वो 1926 की है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की है, और स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 का है। और उसके बाद कुछ कानून जस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड का है, 1947, 48, 52। तो ये दशकों से वो जो कानून चला आ रहा है, उस कानून में बदलाव का जरूरी है, क्योंकि आज का जो 21वीं सदी है, जो 21st सेंचुरी है, उस हिसाब से वो कानून का उस हिसाब से बदलाव का जरूरी है। और दूसरा है, और एक इसका कारण है कि जो उस टाइम में जो श्रम कानून बने थे उसके हालत के हिसाब से बने थे। जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप उस टाइम में कैसा था, आज का अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ सालों में ये बहुत बड़ा बदलाव है। इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ साथ ये श्रम का जो फील्ड में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे आज का डेट में आप देखेंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, जो कि पहले थे नहीं। हमारा जैसे देखते हैं, हम एक एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं और उनसे तनख्वाह लेते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये गीग प्लेटफॉर्म वर्कर इनको देखेंगे तो ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ भी काम कर सकते हैं। तो उनके लिए भी श्रम कानून में बदलाव जरूरी था। दूसरा है कि पहले जो कानून में डेफिनेशन सब कानून में अलग अलग है। जैसे आप अगर देखेंगे वेजेस का डेफिनेशन, जो वेतन का डेफिनेशन है, वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में एक वेतन का डेफिनेशन है, पीएफ एक्ट में देखेंगे, ईपीएफ एक्ट में देखेंगे वो अलग है, ग्रेच्युटी एक्ट में देखेंगे वो अलग है। तो जो कामगार हैं या जो नियोक्ता है, उन लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो भी हर कोई कानून को अलग अलग से उनको
रेफर करना पड़ता है। और कहीं कहीं बार तो ऐसा होता है कि वो सेंट्रल में, जैसे कोई पब्लिक से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हो गया जी, वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में है कि भी कभी कभी उनको स्टेट का कानून को भी देखना पड़ता है, वेज को डेफिनेशन को लेके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन को लेके। तो कई जगह इसकी वजह से टकराव भी होता है। हाँ, और बहुत मल्टीपल डेफिनेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये जो कोड लाया गया वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी एक पदक्षेप है। तीसरा है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, जो सामाजिक सुरक्षा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कामगार भाई बहनों के लिए, उसका बहुत ही लिमिटेड खाली संगठित क्षेत्र के लिए ये था। अभी उसको असंगठित क्षेत्र में लाने का भी जरूरत था, जो कि मेजर जो हमारा कामगार हैं वो असंगठित क्षेत्र में, तो उनको सामाजिक सुरक्षा देने का जरूरी था। और उसके लिए ये जो नया कोड, उसको प्रावधान में ये सब लाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, वो रेकमेंड किए थे 2002 में ही कि जो श्रम कानून है उसको कोडिफिकेशन किया जाए, कोड के लिए इसको प्रावधान रखा जाए। तो उसको भी अमल किया गया और ये सभी ये टाइम लिए। अभी देखिए, अगर ये आप देखेंगे जो 4 श्रम संहिता अभी आए हैं, एक तो है आपका कोड ऑन वेजेस, जिसको हम मजदूरी संहिता बोलते हैं, वो 2019 में पारित हुई। उस पर हम आएंगे। एक चीज और भी मैं दर्शकों को अंडरलाइन करना चाहता हूं। हाँ। जो सूचना आपने दी, हाँ, कि समय के अनुसार श्रम की परिभाषाएं भी बदली हैं। और जब तकनीक आई तो ऑनलाइन व्यापार बहुत तेजी से ग्रो किया है भारत में। लेकिन जो डिलीवरी बॉय हैं, जो रात दिन आपके घरों तक सामान पहुंचाते हैं, उनकी जो एक सामाजिक सुरक्षा थी, एक जो सोशल सिक्योरिटी थी, वह नहीं थी। और 2002 में इस बात की सिफारिश की गई थी कि इसमें बदलाव की जरूरत है। इतने दिनों तक यह रुका रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी जरूरत को महसूस करके इतने बड़े श्रमिकों के हित में यह बदलाव किए हैं। और निश्चित रूप से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 4 कोड जो नोटिफिकेशन आया, उसमें 4 कोड की चर्चा है। और जैसे पहला कोड है कोड ऑफ वेजेज, तो मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि ये कोड ऑफ वेजेज क्या है। देखिए, कोड ऑफ वेजेस से आने से पहले मैं थोड़ा सा खाली ये बोलना चाहूँगा कि जो 4 कोड जो श्रम संहिता अभी लाए गए हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य है उसमें ये कि बहुत ही संतुलित तरीके से बनाया गया है। एक तो श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसमें रखा गया है जी। एक सुरक्षित कार्यक्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान रखा गया है। और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकता है, उसका भी खास ध्यान रखा गया है। और अभी जो पहला कोड है, जो कोड ऑन वेजेस है, जो जिसके बारे में आपने जिक्र किया जी, ये 2019 में पार्लियामेंट में पारित हुई थी। उसके बाद अभी इसको अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन इशू किए हैं जी। ये बहुत ही एक बिग स्टेप है, ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि इसलिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो पहले जो प्रावधान, जो श्रम का जो कोड ऑन वेजेस थे, कोड ऑन वेजेस से पहले जो श्रम कानून थे, वो 4 श्रम कानून को मिला के अभी कोड ऑन वेजेस लाया गया। पहले पेमेंट ऑफ वेजेस था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। ये 4 कानून को सम्मिलित करके अभी एक कोड ऑन वेजेस बनाया गया है। तो उसमें पहले जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, वो जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम वेतन, जो कि सबसे माने इतना तो देना ही है। कोई भी कंपनी को उतना वेतन नहीं देना तो काम नहीं कर पाएगा। तो वो जो था उसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट था कि जो कामगार उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, खाली उन्हीं को ही न्यूनतम वेतन मिलने का अधिकार था, जो स्टैट्यूटरी राइट था। और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकलता था उन्हीं को ही मिलता था। लेकिन जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रहे थे तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अब इसीलिए ये कोड ऑन वेजेस में उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया गया। उसमें बोला गया कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, उनको खाली स्किल के हिसाब से मिलेगा। कोई ऑन स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, उसी स्किल के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलेगा जो मिनिमम वेजेस है। तो ये एक बहुत बड़ी कदम, इसमें सभी लोग कवर हो जाएंगे। पहले जैसे कि अगर आप जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन जो कुक काम कर रहा है कहीं पे, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं था। जो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं था। तो उनको मिनिमम वेजेस जो अधिकार, जो स्टैट्यूटरी राइट है, वो नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी कोड आने के बाद वो सुनिश्चित किया गया है। और दूसरा है इसमें जो पेमेंट ऑफ वेजेस है, उसमें मेन ये है कि आपको टाइमली पेमेंट मिले, आपको जो एक निर्दिष्ट तय सीमा के अंदर आपका तनख्वाह मिले।
ये पहले खाली एम्प्लॉयड पर्सन के लिए था, अभी इसको पूरा ये कोड में सभी एम्प्लॉय के लिए इरेस्पेक्टिव ओएस सीलिंग, कोई ओएस सीलिंग नहीं है। कोई मैनेजर भी है, कोई सीनियर मैनेजर भी है, कोई पियोन भी है, तो सब लोगों के लिए ये तय किया गया है कि 7 तारीख तक, नेक्स्ट महीना का 7 तारीख तक उसका तनख्वाह उसको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर अथॉरिटी क्रिएट किया गया है कोड एंड वेजेस में, उनके पास वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके कंप्लेन के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप है, क्योंकि पहले तो ये खाली एम्प्लॉयड पर्सन कुछ लोगों के लिए वो सीलिंग के तहत जो लोग आ रहे थे उनको था, अभी सभी के लिए ये प्रावधान किया गया है। और एक है जो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस के साथ और एक किया गया है जो इक्वल रेम्युनरेशन है। अभी जो पेमेंट किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर में बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो मेल हो, महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, उनको भी इंक्लूड किया गया कि उसमें से जो बराबर का काम कर रहे हैं उनका बराबर का उनका तनख्वाह मिलना चाहिए। बाकी और एक जो कोड एंड वेजेस में सबसे महत्वपूर्ण है वो जो वेज का डेफिनेशन है, अच्छा, उसको बदलाव किया गया है। तो उसमें क्या किया गया कि आपका कोई भी अलाउंसेस अगर 50% से ज़्यादा है तो वो फिर बेसिक पे में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जिनको तनख्वाह 50,000 लेकिन बेसिक पे उसको 5,000 है, तो उसका जो पीएफ का कटौती होता था, ग्रेच्युइटी का जो बेनिफिट मिलता था वो कम मिलता था। अब उसमें ये किया गया है अगर उसका ज़्यादा है, अलाउंसेस 50% से ज़्यादा है तो जितना परसेंट ज़्यादा है वो बेसिक पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो उसको ये बेनिफिट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक रखा गया कि जो बोनस है जो साल में मिलता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत मिल रहा था, अभी कोड में ये प्रावधान किया गया जो मिनिमम बोनस है वो 8.33% का है। उसको अगर वो कोई फेल करता है देने के लिए, सपोज कॉन्ट्रैक्टर कहीं काम कर रहा है वो नहीं दे पा रहा है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो उसको लगा रहा है उसका भी जिम्मेदारी है उसको देने के लिए, जो पहले नहीं था। तो इसमें इनका भी ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको बोनस भी सभी को मिल जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा इस बीच में सवाल करता हूँ एम्प्लॉइज के फेवर में कि मान लीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड है, उसमें अगर वो कंपनी घाटे में चल रही है तो क्या एम्प्लॉई बोनस पाने को इंटाइटल है? हाँ, मिनिमम बोनस जो स्टैट्यूटरी बोनस है 8.33% वो उनको मिलना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे उनका प्रॉफिट ना हो। हाँ, ये प्रावधान उसमें रखा गया। हाँ, आप वेजेस के बारे में और और एक रखा गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले होता था, सपोज कोई कामगार आके क्लेम करता था कि साहब मुझे पैसा नहीं मिला, तो उसमें प्रूफ उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था, उनको प्रूफ करना था कि मुझे पैसा नहीं मिला। अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर के ऊपर आएगा, एम्प्लॉयर को प्रूफ करना पड़ेगा कि पैसा मैं उनको दे दिया। और दूसरा है कि अभी जो पेमेंट महीने का जो है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक ट्रांसफर के थ्रू, चेक के थ्रू ये पेमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उनको पावर दिया गया है, वो इन्फोर्स कर सकते हैं कि आप मतलब कैश पेमेंट को बंद करके इस मोड में, तो उसमें बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगे। बिल्कुल, तो कोड ऑफ वेजेस में बिल्कुल। और एक इसमें किया गया है स्टैट्यूटरी फ्लोर लेवल वेज, एक कॉन्सेप्ट लाया गया है नया तरीके से। अच्छा, जो न्यूनतम वेतन तो है, न्यूनतम वेतन स्टेट गवर्नमेंट भी फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फिक्स करता है, लेकिन इसमें और एक प्रावधान लाया गया कि स्टैट्यूटरी फ्लोर लेवल, वो फ्लोर लेवल वेज ऐसा होगा जो केंद्र सरकार निर्धारण करेंगे, उसके नीचे कोई भी स्टेट फिक्स नहीं कर सकता। सपोज 200 रुपया फिक्स हुआ कि फ्लोर लेवल, तो 200 रुपया से नीचे कोई स्टेट फिक्स नहीं कर सकता। तो एक ये रहेगा कि एटलीस्ट इतना मिनिमम है सबको मिलना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्टेट अपना अपना कर सकता है। ये कोड ऑन वेजेस का जो मेन फीचर्स, ये तो मैंने बहुत ही, चूंकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी जितनी चीज़ें आपने आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया कि एम्प्लॉय के हित में ये जो संहिता लागू होने वाली है, जिसके अभी और भी इसके रूप सामने आएंगे कि कैसे इसको स्टेज बाय स्टेज है ना, इतनी सारी जानकारी और श्रमिकों के हित में। और श्रमिक अब सिर्फ वो खेतों में, खलिहानों में या सड़क पर या ऑफिस में सिर्फ काम करने वाले नहीं, ये ऑनलाइन और ये सारे लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं, या मैनेजर रैंक या हर रैंक, वो जो इक्वलिटी आई और फिर डेट ऑफ पेमेंट और ये सारी चीज़ें, तो निश्चित रूप से ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। निर्मल चंद कर जी, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये जो दूसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इस पर एक थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, औद्योगिक संबंध संहिता जिसको हम बोलते हैं, वो भी 2020 में पास हुई थी। इसका जो मेन, इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इसको और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये तीनों एक्ट को सम्मिलित करके इसको कोड IR जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसको बनाया गया जी।
तो इसमें जो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बोलना चाहूँगा वो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसको ये पहली बार इसमें लाया अच्छा, गया। जी। और दूसरा है एक नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल। सपोज कोई भी इंडस्ट्री में आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहाँ पे मल्टीपल ट्रेड यूनियंस है, क्योंकि ट्रेड यूनियन हर जगह में रहते ही हैं, तो वो तो वर्कर का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। सपोज कोई एक इंडस्ट्री में एक एस्टेब्लिशमेंट में 2-4 ट्रेड यूनियंस है, तो उसमें किसके साथ डिस्कशन करें, तो उसमें ये बहुत दुविधा होती थी। तो अभी इसमें ये प्रावधान लाया गया है, अगर किसी के पास 51% से ज़्यादा मेंबरशिप उनका है तो वो एक ही यूनियन रहेगा जिसके साथ मैनेजमेंट बातचीत करेगी रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, जो वर्कर को क्या क्या वेजेस मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर किसी के पास वो नहीं है तो फिर मिनिमम 20% अगर किसी का है तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी मल्टीपल ट्रेड यूनियन को लेके। तो उसमें डिस्कशन होने का और औद्योगिक संबंध बेहतर बनाने के लिए वो स्कोप रहेगा। और है इसमें एक जो रिट्रेंच होते हैं वर्कर्स, अगर सपोज किसी का काम बंद हो गया किसी भी कारणवश तो उनको रिट्रेंच कर दिया गया, तो वो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देते थे। उसके साथ और एक कंसेप्ट लाया गया है, वो रीस्किलिंग फंड, जिसमें उनको फिर 15 दिन का जो तनख्वाह है वो उनको एक्स्ट्रा मिलेगी, जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन को छोड़ के। बाकी इसमें जो ट्राइब्यूनल है, जो पहले हमारा कोई श्रम रिलेटेड डिस्प्यूट होता था वो ट्राइब्यूनल में जाता था, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, लेबर कोर्ट में, अभी उसको एक ही ट्राइब्यूनल बनाया गया है और उसमें 2 मेंबर कर दिए गए हैं। अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, एक जुडिशियल मेंबर। तो उसमें केस की जो निपटा रहा वो ज़्यादा मतलब फास्ट हो सकती है, ज़्यादा फास्ट होगी। और बाद में जो फिर लेबर कोर्ट का जो फैसला होता था, लोग उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी चले जाते थे। अब एक एम्प्लॉय को लगातार लंबे समय तक अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे। हाँ, इसमें टाइम भी बहुत लग जाता था। तो अभी 2 मेंबर होने से वो टाइम कम होने का उम्मीद है। अच्छा कर साहब, इसमें एक और भी महत्वपूर्ण जो कोड है वो सोशल सिक्योरिटी कोड, खास करके यह एम्प्लॉय के पक्ष में मुझे लगता है कि एक बहुत ही जरूरी व्यवस्था है। बिल्कुल, जो सामाजिक सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। हमका तो ये सरकार की ये मंशा है कि हर किसी को सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे भी किसी भी तरीके से हो। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा कोड ये भी 2020 में पारित हुई थी, और इसमें जो मेन फोकस रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कुछ कुछ मिल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो संगठित क्षेत्र में जो लोग हैं, जो कामगार काम करते हैं, उनको पीएफ का, ईएसआईसी का बेनिफिट ऑलरेडी एटलीस्ट तो मिल रहा था। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा फोकस दिया गया और गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सभी को इसके दायरे में लाने का एक प्रावधान रखा गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। तो इसमें और ईएसआईसी का जो फैसिलिटी है, जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन, तो उनको अभी पैन इंडिया बेसिस में सभी जगह में लागू करने का एक निर्णय लिया गया है, जिसमें मिनिमम 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ईएसआईसी कंपलसरी है। अगर 10 से कम है तो वो वॉलंटरली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जोखिम भरा काम करते हैं, अगर ये हजारस इंडस्ट्री है, तो इसमें अगर एक भी काम कर रहा है तब भी ईएसआईसी का प्रावधान को लागू करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। और गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए एक फंड का व्यवस्था, सोशल सिक्योरिटी फंड, जो ऑन ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए रखा गया है। वो फंड के साथ साथ वो फंड जनरेट होने के बाद उनके साथ उनके के लिए उनको स्कीम सब लाया जाएगा, जैसे कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब बेनिफिट लाने का बाद में इसमें लेकिन प्रावधान किया गया है कोड में। तो स्कीम फिर जैसे ये इंप्लीमेंट होंगे स्कीम्स आने लगेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये पेंट मिस्त्री जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़कर पेंट करते हैं, दुर्घटनावश वो नीचे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई या अपंग हो गए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और फिर अगर एक ही कमाने वाला परिवार का है तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाता था। बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी लोग के लिए जी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है, और इसको तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में हर वर्ग के लिए इसमें प्रावधान रखा गया। अच्छा, एक जो चौथा है OSH कोड, जो ऑक्युपाइड सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए। ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है, ये 2020 में ही पारित हुई थी जी। और इसका जो इसमें बहुत सारे 13 कानून को मिला के इसको सम्मिलित करके इसको बनाया गया है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इस सबको मिला के इसको बनाया गया। तो इसमें ज़्यादा फोकस वेलफेयर, सेफ्टी के ऊपर रखा गया है। सेफ्टी एंड वेलफेयर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसमें और एक जो प्रावधान जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है कि एम्प्लॉयमेंट को फॉर्मलाइज करने के लिए सभी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी कर दिया गया है। तो हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, हम ये देखते हैं बहुत सारे
जगह में जो कामगार आते हैं कभी क्लेम लेके या कोई अपना डिस्प्यूट लेके, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता, उनको पता ही नहीं रहता कि वो कब ज्वाइन किए थे, और इवन वो एम्प्लॉयर नहीं देते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता। तो अभी जब अपॉइंटमेंट लेटर सबको कंपलसरी कर दिया गया, उनके पास एक दस्तावेज हो जाएगा कि मैं इस तारीख को इस एम्प्लॉयर के पास मैं काम किया था, तो उसके हिसाब से हम फिर अपना आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट लेटर सभी के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो ये सबको मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही होगा? हाँ, जो कोड जिसको OSH कोड, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड, जो जिनको अप्लीकेबल है, तो उनको उन्हीं के लिए भी ये है। दूसरा है कि एक फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप का सिस्टम किया गया है, क्योंकि जो फैक्ट्री में, माइंस में, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका हेल्थ का खास ख्याल रखा गया है। तो एक तय एज के बाद एम्प्लॉयर का खर्चा में सभी एम्प्लॉई का उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। तो और ये एनुअल होगा। एनुअल हेल्थ चेकअप होने से उनको भी पता चल जाएगा कि उनका हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू है कि नहीं है, तो आगे की फिर कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है, जो कि हमने कोविड के दौरान बहुत देखे कि लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी पहले क्या होता था कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट है, जो कोई रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू रिक्रूट होकर आते थे, उन्हीं को हम मानते थे जी। अब कोई अपने से भी आया है दूसरा स्टेट में काम करने के लिए, उसको भी ISMW का वर्कर का दायरे में लाया गया है, तो उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और उसमें ये भी प्रावधान रखा रहा है कि पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट, जैसे राशन कार्ड का हो गया और कोई बेनिफिट हो गया, तो उनको आइदर उनका स्टेट में जहां से वो आए हैं या नहीं तो जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं वहां पे देने के लिए प्रावधान इसमें रखा गया है। तो वो उनके लिए एक बहुत ही खास बेनिफिट होगी। और है कि एक टोल फ्री नंबर का भी व्यवस्था किया गया है इस कोड में, तो इसमें अगर उनको कोई दिक्कत आएगी तो वो टोल फ्री नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ISMW वर्कर का जो सबसे प्रॉब्लम था वो हम कोविड पीरियड में देखने लगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन सा स्टेट में कितने लोग आए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, वो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार इसमें कोड में ये प्रावधान किया गया है। प्लस इसमें और एक बहुत ही खास जो बेनिफिट क्या लाया गया है वो एनुअल लीव विथ वेजेस, जैसे कि हम इसको कॉमन भाषा में ऑन लीव बोलते हैं। अच्छा। जो हम 1 साल काम करते हैं उसके बाद जो छुट्टी मिलती है कामगार को, तो पहले इसका जो एलिजिबिलिटी थी वो 240 दिन काम करने के बाद ही उनको एलिजिबिलिटी मिलती थी कि 240 दिन 1 साल में आपने काम किया तब आपको EL मिलेगी। अब वो 240 दिन को घटा के 180 दिन कर दिया गया है। तो 180 दिन कोई काम करेगा तो उसको अर्न लीव के लिए एलिजिबल, नए श्रम संहिता में, OSH कोड में। बाकी जो वेलफेयर फैसिलिटीज है, कैंटीन है, क्रेच है, वो तो कंटिन्यू करेंगे। बाकी पेमेंट जैसे बताया कि थ्रू बैंक ट्रांसफर्स वो किए जाएंगे। और बाकी इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो लाइसेंसिंग, जो एम्प्लॉयर के लिए, नियोक्ता के लिए भी इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए जो पहले 20 था उसको बढ़ा के 50 कर दिया गया है। तो उसमें फैक्ट्री का भी डेफिनेशन में कुछ चेंज किया गया है। तो दोनों तरफ से एम्प्लॉई और प्लस एम्प्लॉयर दोनों का हर कोड में हर यही से प्रावधान रखा गया है कि दोनों का बैलेंस नहीं, वो जरूरी भी है। अगर एम्प्लॉयर रन ही नहीं कर पाएगा अपनी इंडस्ट्री को या अपने जो भी उसके फर्म है, तो वो फिर एम्प्लॉय का हित के बारे में कैसे सोचेगा। तो निश्चित रूप से जो बुनियादी चीजें हैं वो दोनों पक्षों को देखना होगा। अच्छा, ये इतने महत्वपूर्ण श्रम के क्षेत्र में बदलाव केंद्र सरकार ने लाया है और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से इसमें दिलचस्पी भी लेते रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि जब वह किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले कामगारों का सम्मान करना, उनसे बातचीत करना, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक संक्षेप में कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है एम्प्लॉइज के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार के लिए आपकी क्या योजना है, संक्षेप में जरा सा? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमारा प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और हम जब भी अभी सभी इंडस्ट्री को हम विजिट कर रहे हैं, हमारा ऑफिसर हर कोई इंडस्ट्री में जा रहा है, हर कोई एस्टेब्लिशमेंट में जा रहा है, वहाँ पे जो कामगार हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो यूनियंस हैं, सभी लोगों को बैठा के इस बेनिफिट के बारे में बता रहे हैं, पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्लस ये भी एक कार्यक्रम जो है ये आपके माध्यम से हम बहुत सारे दर्शकों के पास एक साथ पहुँच सकते हैं। प्लस हमारा जो प्रिंट मीडिया में भी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लोगों को पता चले तो उसका बेनिफिट, इसका लाभ जो है वो उठा सके। निश्चित रूप से निर्मल चंद्र कर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आज दी कि किस तरह से श्रम कानून की जगह ये जो श्रम संहिता लागू की गई है और उससे जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉई हैं,
उनके लिए कितने महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है उनके हित में, और यही नहीं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी उसमें चीज़ों को जोड़ा गया है। और इंडस्ट्री, फर्म, जो ऑनलाइन लेबर हैं, जो ऑनलाइन वर्किंग लोग हैं, जो लगातार रात दिन स्कूटर से, बाइक से दौड़ते हैं, उनकी दुर्घटना हो जाती है, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। ये सारी चीज़ें इस श्रम बदलाव में शामिल किए गए और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है। तो निर्मल चंद कर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज के इस कार्यक्रम में श्रम के क्षेत्र में हुए बदलाव के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों ने साझा की है। हमें निश्चित है कि आपको ये जो सूचनाएं हैं या यह जो जानकारी है आपके काम आएंगी, और आपके पास जो सूचना है अन्य अपने आसपास के लोगों से बांटें, तभी इस बदलाव का असर सार्थक हो पाएगा और दूर दूर तक चला जाएगा। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।